प्रेसिपिटेशन। सो हम लोग उन फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे थे जो किसी भी जगह के फ्लोरा और फाना की डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। किन किन फैक्टर्स की वजह से जो डाइवर्सिटी है वो आती है। तो उसमें हमने लैंड, सॉइल, टेम्परेचर एंड फोटोप्रेट जो है ये सारे फैक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? जब किसी भी फॉर्म में ऊपर से बादलों से जब पानी नीचे आता है, किसी भी फॉर्म में, मतलब हो सकता है वो नॉर्मल पानी की बूंदों की तरह नीचे आए, हो सकता है वो बर्फ के तौर पे नीचे आए, कभी कभी वो ओलों की फॉर्म में आ सकता है, ओले बन के पानी जो है वो नीचे गिरे। तो किसी भी फॉर्म में जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है। रेन जो है, रेन क्या होता है? नॉर्मल जब पानी जो है नीचे गिरता है उसे हम रेन कहते हैं। स्नो का मतलब क्या हो गया? जब जो बर्फ एकदम छोटी छोटी जैसे बर्फ की परत गिर जाती है, जब हम चारों तरफ बर्फ की चादर देखते हैं तो वो चीज हो गई स्नो। और हेल होता है क्या? ओले जो पड़ते हैं, है ना, आइस क्यूब टाइप के ऐसे गोल गोल पूरे बर्फ के टुकड़े होते हैं, जब वो गिरते हैं तो वो हेल होता है। तो किसी भी फॉर्म में जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है वो प्रेसिपिटेशन हो गई। अब प्रेसिपिटेशन किस तरीके से किसी जगह की डाइवर्सिटी को, फ्लोरा और फौना की डाइवर्सिटी को अफेक्ट कर सकता है। In India, almost the entire rainfall is brought in by the advancing southwest monsoon, June to September. अब हमने लास्ट चैप्टर में, जिसमें कि हमने इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था, उसमें बहुत ही डिटेल में ये समझा था कि इंडिया में किस तरीके से बारिश आती है। इस पे पूरा चैप्टर डेडिकेटेड था। तो उसमें हमने समझा था कि इंडिया में ज़्यादातर जो बारिश है वो किस तरीके से आती है, वो साउथ वेस्ट मानसून विंड से आती है। इस तरीके से यहाँ पे अगर ये हमारा पेनिनसुला है तो इधर से जो साउथ वेस्ट विंड्स हैं वो इंडिया में आती हैं। और मेनली जो मानसून का पीरियड है वो जून टू सितंबर वाले मंथ्स में रहता है। एंड रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून। और जब इस तरीके से रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून मतलब कि जब इस तरीके से ये पहले ये हवाएं इस तरीके से जाएंगी और यही हवाएं कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद ऐसे लौट के आने लगेंगी और ये किस तरीके की डायरेक्शन ले लेंगी। यहाँ से जाते समय वो साउथ वेस्ट थी, तो यहाँ से आते समय कैसी है? नॉर्थ ईस्ट। कि अगर आप इन डायरेक्शंस में कंफ्यूज हो जाते हो कि किसको नॉर्थ ईस्ट या किसको साउथ वेस्ट कहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ समझ सकते हो। अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है। अब हमें क्या देखना है? अगर हम इन चार जो डायरेक्शंस है इनके बीच में इनकी बात करें तो इनको आप मेनली समझो। हम मेन किसको रखेंगे? हम रखेंगे नॉर्थ एंड साउथ को हम मेन रखेंगे। ठीक है। जब हम इन चार डायरेक्शंस की बात करेंगे, ये जो बीच में गैप बच गया ये वाला, इन चार डायरेक्शंस की जब हम बात करेंगे तो इनको हम नॉर्थ एंड साउथ को मेन रखेंगे। मतलब फर्स्ट में हम नॉर्थ एंड साउथ की बात करेंगे, सेकेंड में हम बात करेंगे कि ये ईस्ट तरफ है कि वेस्ट तरफ। तो फर्स्ट आपको क्या देखना है कि ये नॉर्थ है कि साउथ। तो जब हम इस वाले गैप की बात करेंगे, इस वाली जगह की बात करेंगे, तो ये कहाँ पे है? ये है नॉर्थ में। अब नॉर्थ में तो है, बट नॉर्थ के ईस्ट में है कि वेस्ट में? तो ये नॉर्थ के वेस्ट में है। तो ये वाली जगह क्या हो गई? नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन हो गई नॉर्थ वेस्ट। सिमिलरली जब हम इसकी बात करेंगे तो ये वाली जो जगह है वो कहाँ पे है? सबसे पहले नॉर्थ या साउथ देखना है। मतलब ये वाली जगह कहाँ पे है? नॉर्थ में। अब नॉर्थ का ईस्ट या वेस्ट? तो ये नॉर्थ के ईस्ट में है। सिमिलरली आप ये देखो, बीच वाली लाइन है। अब इस बीच वाली लाइन के ये वाला जो गैप है वो साउथ में है कि नॉर्थ में? साउथ में। अब साउथ का वेस्ट की ईस्ट, वेस्ट, तो ये वाला गैप क्या हो गया? साउथ वेस्ट। और सिमिलरली ये वाला क्या हो गया? साउथ में और साउथ के ईस्ट में। ठीक है। अगर इस पॉइंट को यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको अगर हम साउथ मान रहे हैं तो साउथ का वेस्ट ये वाला हो गया और ईस्ट ये वाला हो गया। ठीक है। तो इसलिए ये जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट हो गई। तो आपको नॉर्मली क्या मिलेंगी? 8 डायरेक्शंस मिलेंगी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। अब जब हम हवाओं की बात करते हैं कि हवा किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में बह रही है, उसके लिए आपको क्या समझना होता है कि वो कहाँ से आ रही है। जा कहाँ रही है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्शन को नाम देने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो आ कहाँ से रही है। अगर कोई हवा जो है वो इस तरीके से चल रही है, वो इधर से आ रही है और इस तरफ जा रही है, तो हमने क्या बोला? इनको नाम देने के लिए क्या जरूरी है? इनको नाम देने के लिए जरूरी है कहाँ से आ रही है। इसका मतलब कि ये वाली हवा जो इस डायरेक्शन में बह रही है उसका नाम क्या होगा? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। सिमिलरली अगर कोई हवा जो है वो इस तरफ से आ रही है और नीचे की तरफ जा रही है,
तो अब ये हवा किस तरफ से आ रही है, वो आ रही है इस तरफ से, और इसका मतलब ये कौन सी जगह है, ये है नॉर्थ वेस्ट। अब इसी तरीके से अगर हम साउथ की बात करें, कोई हवा इधर से आ रही है और ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम कहाँ से देखेंगे कि ये हवा कहाँ से आ रही है, आ कहाँ से रही है, वो यहाँ से आ रही है। तो इसका मतलब ये कौन सी विंड हो गई, ये हो गई साउथ वेस्टर्ली। हमारे देश में जो हवाएं आती है वो इसी डायरेक्शन से आती हैं। अगर हमारा ये पेनिनसुला है, हमारे यहाँ हवा ऐसे आ रही है, तो ये क्या हो गई, जहाँ से हवा आ रही है ना, बस उसके बीच में इस तरीके से एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला लाइन खींच दो, ये दो लाइन, ठीक है। अब इससे आपको पता चल जाएगा कि ये वाली जो लाइन है वो किस तरफ से आ रही है और किसको जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे आप देखोगे साउथ वेस्ट से आ रही है और जा कहाँ रही है, नॉर्थ ईस्ट में जा रही है। बट नाम देने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नाम देने के लिए कहाँ से आ रही है, उसका आना जरूरी है। अब इसी तरीके से अगर हम इस वाले की बात करें, कोई हवा यहाँ से आ रही है और इस तरफ जा रही है, तो इसका नाम क्या होगा, ये होगी साउथ ईस्टर्ली विंड, राइट। आई होप अब आप कभी कंफ्यूज नहीं हो गए कि जब हम हवाओं की बात करते हैं, अभी नॉर्थ ईस्ट विंड चल रही है, नॉर्थ वेस्ट विंड चल रही है, साउथ वेस्ट, इन सब में अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इंडिया में जो मानसून आता है वो कैसे आता है, वो आता है साउथ वेस्टर्ली विंड्स की वजह से। एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून जो आता है रिट्रीटिंग वाला, तो इन दो हवाओं के कारण हमारे देश में क्या आ रही है, बारिश। पहला जब आता है, आते समय कैसी डायरेक्शन होती है, साउथ वेस्ट। अब यही हवाएं हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि लौट के भी आती हैं, तो जब ये लौट के आएंगी तो इनकी डायरेक्शन हो जाएगी ऐसी। अब इनकी डायरेक्शन ऐसी हो गई, अब ये ऐसे लौट के आएंगी, अब मतलब कि ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स बन गई। तो जब यहाँ से ऐसे आती हैं तो बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जैसे तमिलनाडु वगैरह जो रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पे बारिश एक्सपीरियंस करते हैं। जब रिट्रीटिंग मानसून के टाइम नवंबर दिसंबर के टाइम पे यहाँ पे बारिश होती है। तो हमारे देश में दो हवाओं के कारण बारिश आती है, साउथ वेस्टर्ली एंड नॉर्थ ईस्टर्ली। अब हमने ये तो देख लिया कि बारिश जो है किस किस डायरेक्शन में जो हवाएं चल रही हैं उनके कारण हमारे देश में बारिश आती है। बट सवाल ये है कि किस तरीके से बारिश या प्रेसिपिटेशन जो है वो डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना को अफेक्ट करती है, उस चीज़ पे अभी तक हमने डिस्कशन नहीं किया। अब देखो, जहाँ पे भी बारिश अच्छी होगी वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। जो पेड़ हैं पौधे हैं, जैसे हमारी लाइफ है, हम पानी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। हमें भी जीने के लिए क्या चाहिए, हवा पानी खाना, ये तीन चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए, तभी हम जिंदा रह पाएंगे। इसी तरीके से पेड़ों को क्या चाहिए, उन्हें भी खाना बनाने के लिए सनलाइट चाहिए, उन्हें भी जीने के लिए पानी चाहिए, अच्छी मिट्टी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों पे जो है वो वेजिटेशन डिपेंड करेगी। अब जहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी वहाँ बहुत ज़्यादा वेजिटेशन आपको देखने मिलेगी। अब जब कोई ऐसा एरिया है जहाँ बहुत अच्छी बारिश होती है, वहाँ पे आपको इसका मतलब क्या देखने मिलेगा, घने घने जंगल, घने घने पेड़ देखने मिलेंगे, ऊंचे ऊंचे पेड़ देखने मिलेंगे, हरे हरे पेड़ देखने मिलेंगे। वहीं कोई ऐसा इलाका है जहाँ बारिश नहीं होती है, जहाँ बहुत ही मुश्किल से बारिश होती है, वहाँ पे आपको कैसे पेड़ देखने मिलेंगे, एकदम सूखे, एकदम कांटेदार, जिनकी पत्तियां एकदम छोटी छोटी हों। जैसे हमने लास्ट वीडियो में ही बात की थी किस तरीके से जो बबूल का पेड़ है वो बहुत ही, उसमें छोटी छोटी पत्तियां होती हैं ताकि उसमें जो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में पानी बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। जो पौधे जिन्हें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए जीने के लिए, वो आपको ऐसे इलाके में देखने मिलेंगे जहाँ पानी अच्छा होता है। वहीं जो पौधे कम पानी में भी जी लेते हैं, वो आपको ऐसे इलाके में देखने मिलेंगे जो सूखा सा हो, जहाँ पे डेजर्ट वाला एरिया हो, जैसे कैक्टस हो गया और बबूल का पेड़ हो गया। इस तरीके के पौधे आपको कहाँ पे देखने मिलेंगे, जहाँ पानी की कमी होती है। या यूं कहें, इन पौधों ने अपने आप को अपने नेचर के, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर लिया है और उसी उसमें माहौल में वो ढल गए हैं कि अगर यहाँ कम पानी है तो हम कम पानी पे ही जिंदा रहना सीख लेंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि डाइवर्सिटी जो है वो प्रेसिपिटेशन की वजह से भी अफेक्ट होती है। अब इसी तरीके से अगर हम एनिमल्स की भी बात करें, तो जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे आपको एनिमल्स की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा देखने मिलेगी। वहाँ के जो जानवर होंगे वो अलग तरीके के होंगे, उन्हें जीने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए। और अगर कोई ऐसा इलाका है जहाँ इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती, वहाँ आपको कैसे जानवर देखने मिलेंगे जो कि कम पानी में भी जी लेते हैं। ठीक है, इसका हमने अच्छा एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में भी देखा था ऊँट का, कि ऊँट जो है किस तरीके से काफ़ी दिन तक पानी पिए बिना भी जी सकता है। वहीं अगर कोई ऐसा जानवर है जिसे पानी चाहिए ही चाहिए, वो ज़्यादा टाइम तक बिना पानी के नहीं जी सकता, तो वैसा जो जानवर है वो रेगिस्तान वाले इलाके में ज़िंदा नहीं रह पाएगा। उसको ऐसी ही जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ अच्छी खासी बारिश होती है या पानी अवेलेबल है। तो इस तरीके से हमने जो फैक्टर था हमारा क्लाइमेटिक ग्रुप के अंदर, कि हमने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से क्लाइमेट वाले फैक्टर्स
डाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं, तो उसमें हमारा ये प्रेसिपिटेशन जो है एक लास्ट फैक्टर था। अब इसके बाद हम फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अलग-अलग जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, रिलीफ फीचर्स हैं, इन सब के वजह से किस तरीके से अलग-अलग तरीके के फॉरेस्ट जो हैं वो होते हैं और कौन-कौन से फॉरेस्ट हैं उनको हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे।